हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं हूं आलोक और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यूटन एजुकेयर, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास का भौतिक विज्ञान। उम्मीद है आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। आप रेगुलर क्वेश्चन बनाते चलिए, नोट्स बनाते चलिए अपना, आपको बहुत फायदा होने वाला है। यदि आप 10th का तैयारी कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन वाइज करके बनाइए और क्वेश्चन को याद करते चलिए, ताकि आपको पता चलेगा कि बोर्ड में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और किस तरह से क्वेश्चन बनता है और उसका आंसर हमको कैसे देना है। तो यदि आप इस तरह से बना रहे होंगे तो आपका नोट्स भी तैयार होते जाएगा और आपका जो पूरा सिलेबस है वो भी कवर होते जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन वाइज करके पढ़ रहे हैं। हर एक चैप्टर को हम लोग क्वेश्चन में बांट के पढ़ेंगे, जिससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको दूंगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी दूंगा आगे। तो ये पहले खत्म हो जाए चैप्टर, फिर से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स भी करेंगे और हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे, उस पर हम लोग न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, बस आप डेली का डेली आप जो भी है क्वेश्चन उसको अपने नोटबुक में तैयार करते चलिए। आपका अपना जब नोट्स तैयार होगा तो वो सबसे बेहतर नोट्स होगा, मैं बार बार बोलता हूँ। तो अभी से आप तैयारी करते रहिए। हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं बहुत सारा, और आज का क्वेश्चन है कुछ जो देखते हैं। हम लोग आज 48 नंबर क्वेश्चन से पढ़ना है। तो हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन पढ़े हैं और हम लोग पहुंच गए हैं 48 नंबर तक। तो आप इस सभी क्वेश्चनों को आप याद कर लीजिएगा, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो इतना हम लोग क्वेश्चन कर लिए हैं। आज का जो क्वेश्चन है ये सब 2-2 नंबर का क्वेश्चन, 1-1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में या आपको थ्योरेटिकल पूछा जा सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब जो बनता है उत्तल दर्पण के द्वारा और अवतल दर्पण के द्वारा कैसे बनता है, उसको हम लोग बना के देखे थे। आज हमसे उसी में क्वेश्चन 1-1 नंबर का पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, कि वह कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक भी होता है, सीधा भी होता है और वस्तु से छोटा भी होता है। तो वह दर्पण है हमारा उत्तल दर्पण। अगर आपसे पूछा जाए कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, तो हम लोग जो प्रतिबिंब बनाए थे उसमें देखे थे अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है, और उत्तल दर्पण में देखे थे कि हमेशा उसमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन सीधा रहता है और काल्पनिक रहता है। तो वह दर्पण कौन सा होगा? उत्तल दर्पण होगा। अब कह रहा है किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु के बराबर होता है। यानी काल्पनिक भी हो, सीधा भी हो और वस्तु के बराबर होना चाहिए। तो वो दर्पण होता है समतल दर्पण। यानी समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और सीधा होता है, और उसके साथ साथ वो वस्तु के बराबर होता है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया आपका कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा, छोटा बनता है, तो उत्तल दर्पण। और किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर बनता है, तो वह है समतल दर्पण। अगर आपसे पूछा जाए किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है, तो समतल में भी काल्पनिक और सीधा बनता है, उत्तल में भी काल्पनिक और सीधा बनता है, और अवतल में भी काल्पनिक और सीधा बनता है। लेकिन बराबर, छोटा या बड़ा कहा जाएगा, तब 1-1 दर्पण का बात किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं तीनों दर्पण में काल्पनिक और सीधा बनता है। यहाँ पे कह रहा है किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है, तो वह दर्पण होगा समतल, उत्तल तथा अवतल तीनों में। यानी समतल दर्पण में भी सीधा बनता है, उत्तल दर्पण में भी सीधा बनता है और अवतल दर्पण में भी सीधा बनता है। एक और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं उसको भी, कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा था, यहाँ पे बड़ा बनता है। वस्तु से बड़ा, काल्पनिक भी होना चाहिए, सीधा भी होना चाहिए और वस्तु से बड़ा भी होना चाहिए। तो वह सिर्फ और सिर्फ बनता है अवतल दर्पण में। कौन से दर्पण में बनता है? अवतल दर्पण में बनता है। तो ये सब क्वेश्चन को आपको नोट करते चलना है और आपको ये याद करते चलना है। तो अभी हम लोग देखें यहाँ पे 4 क्वेश्चन देख चुके। काल्पनिक सीधा छोटा, काल्पनिक सीधा बराबर, काल्पनिक सीधा बड़ा और काल्पनिक और सीधा। तो छोटा बनता है उत्तल में, बड़ा बनता है अवतल में, बराबर बनता है समतल में, और काल्पनिक बनता है सभी में, उत्तल, अवतल और समतल तीनों दर्पण में हमारा कैसा बनता है, तो काल्पनिक और सीधा बनता है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो इस सभी क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अब अगला क्वेश्चन है जो हम लोग का कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है और उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपको लघु उत्तरीय में पूछा जाता है। 1 नंबर का जो आता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका आंसर होता है उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। जो गाड़ी होता है, बाइक होता है या कोई भी 4 व्हीलर गाड़ी होता है, उसके साइड में एक मिरर लगा होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पीछे के प्रतिबिंब को देखते हैं। तो उस साइड मिरर के रूप में जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है, तो वो दर्पण उत्तल होता है। तो ऐसे ही पूछा जा सकता है कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उसका आंसर होगा उत्तल का। या उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। 1 नंबर का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा और इसको आप याद कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन ये बनता है कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। हम वहां पे समतल का क्यों नहीं करते हैं कि हम वहां पे उत्तल का करते हैं। चलिए इसके पीछे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसको हम देख लेते हैं। अगर हमारा ये समतल दर्पण रहता तो इसमें जो क्षेत्र का प्रतिबिंब बनता है ऐसे बनता है, लेकिन अगर हमारा उत्तल दर्पण है ये, इसमें क्या होगा, इधर से इतना क्षेत्र को ये कवर करेगा तो इतने क्षेत्र के प्रतिबिंब को बनाएगा। लेकिन समतल दर्पण जो है वो एक सीधे क्षेत्र का प्रतिबिंब बनाता है, यानी उत्तल दर्पण में ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र का प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु का कैसा बनता है, तो काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो अगर हम देखें समतल दर्पण का क्यों नहीं करते हैं, तो इसमें ज्यादा क्षेत्र का प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। लेकिन अगर हम उत्तल दर्पण ले तो उत्तल दर्पण में ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र का प्रतिबिंब बन जाता है, इसलिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग क्या करते हैं, साइड मिरर के रूप में करते हैं। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण में विस्तृत क्षेत्र का प्रतिबिंब, विस्तृत क्षेत्र का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र का प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसमें हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनेगा और इसमें ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र का प्रतिबिंब बनता है। इसलिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। तो आप ये बात एकदम याद रखिएगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार, तो आपको याद रखना है। इसमें कुछ पॉइंट्स है जो याद रखना है। विस्तृत क्षेत्र का प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, इसलिए इसका उपयोग क्या किया जाता है, साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिए, ये 52 नंबर और 53 नंबर क्वेश्चन हो गया, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। इसके पहले हम लोग देख चुके कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। अब कह रहा है कि अवतल दर्पण का जो उपयोग है वो कहाँ किया जाता है। अवतल दर्पण जो हम लोग बनाए थे उसका उपयोग कहाँ करते हैं, क्या जरूरत है हमको अवतल दर्पण का, क्या जरूरत है अवतल दर्पण का। तो वही कह रहा है अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग हम कुछ जगह करते हैं, वो देखते हैं कौन कौन से जगह पे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में। हजामती दर्पण का मतलब होता है जो सैलून में जो दर्पण लगा होता है उस दर्पण में हम कौन सा दर्पण लगाते हैं, तो अवतल दर्पण का लगाते हैं। क्यों लगाते हैं उसको हम लोग आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन में। तो इतना आप याद रखिए कि अवतल दर्पण का जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ किया जाता है। तो पहला हजामती दर्पण के रूप में, सर्च लाइट। सर्च लाइट आप टॉर्च देखे हैं, उस टॉर्च में जो आगे रहता है वहां पे अवतल दर्पण होता है, तो वहां पे हम लोग सर्च लाइट में करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। रोगियों के नाक कान गले की जांच में करते हैं। रोगी होते हैं जो, उनके नाक कान गले की जांच में, नाक या गले का जांच करना होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग कैसे किया जाता है वहां पे। तो होता क्या है कि लाइट तो हम डायरेक्ट गला में जला नहीं सकते हैं, इसलिए क्या करते हैं वो लोग एक अवतल दर्पण यहाँ पे लगा लेते हैं और लाइट जो आता है वहां से परिवर्तित होकर वो गले में जाता है, जिससे वो साफ साफ देख सकते हैं। तो वही कह रहा है कि रोगियों के नाक कान गले की जांच में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं और सौर भट्टियों में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एक और जगह है हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में।
जो गाड़ी आप देखे हैं, गाड़ी के हेडलाइट में गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप याद रखिए, हजामती दर्पण में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सर्च लाइट जो टॉर्च होता है उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और रोगियों के नाक कान गले की जांच करने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है थोड़ा समझ लेते हैं। क्योंकि ये जो है हमारा सर्च लाइट में क्या करता है, अवतल दर्पण लगाते हैं तो वो सारे लाइट को एक जगह केंद्रित करता है, जिससे हमको कोई भी वस्तु देखना हो तो साफ साफ हम देख सकते हैं या दूर तक वो लाइट को भेज सकता है। इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं सर्च लाइट के रूप में। हेडलाइट के रूप में गाड़ी का जो हेडलाइट होता है आप देखे होंगे उसमें पॉलिश किया हुआ अंदर इस तरह का सतह होता है, तो वो भी हमारा कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो हजामती दर्पण में किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है, गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है, और सोलर भट्ठी या सौर भट्ठी जो होता है वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ रोगियों के नाक कान गले की जांच में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन अगला पूछ रहा है, ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर का पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा। पर ये वाला जो 54 नंबर क्वेश्चन है इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन क्या है। इसको नोट कर लिए, चलिए इसको मिटा देते हैं ताकि हमको समझने में इस क्वेश्चन को हम समझेंगे और अच्छा से। तो कह रहा है यहाँ पे कि हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो हम लोग जब प्रतिबिंब बनाए थे तो एक कंडीशन देखे थे, और कंडीशन था उसमें का लास्ट नंबर कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं ये अवतल दर्पण है, मान लेते हैं ये इसका ध्रुव है और ये इसका केंद्र है और ये है इसका फोकस। अगर हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो एक किरण ऐसे जाएगा जो परिवर्तन के बाद फोकस से जाएगा, आपको याद है ना नियम, समांतर जाएगा तो परिवर्तन के बाद फोकस से जाएगा। और अगर ये किरण ऐसे आपतित होगा तो ऐसे परावर्तित होगा, यानी आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर। ये इधर कटेगा नहीं तो पीछे बढ़ा के देखिए शायद कट जाए। तो जैसे ही पीछे बढ़ाए तो यहाँ पे कटा, यानी ये प्रतिबिंब बना। अगर हमारे पास ये वस्तु था ए बी तो इसका प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। अब देखिए हुआ क्या, जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो यदि हम हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग करें और हम उसके फोकस के अंदर बैठेंगे तो जो हमारा जो चेहरे का प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा बनेगा, और जब बड़ा बनेगा तो उसमें क्या होगा, जो दाढ़ी है या जो बाल है वो हमको क्या होगा, क्लियर दिखेगा, साफ साफ दिखेगा, और हम आसानी से शेविंग कर सकते हैं या जो बाल कटाना है उसको हम कटा सकते हैं। तो कह रहा है कि अवतल दर्पण का जो उपयोग है ये क्यों किया जाता है, तो इसका आंसर यही है क्योंकि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे यानी काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। सिंपल से इसका आंसर है क्यों किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग, तो इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें यदि वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है और सीधा बनता है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है किसके रूप में, हजामती दर्पण के रूप में। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं क्योंकि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए, 2 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 55 नंबर क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। अच्छा, सौर भट्टी का मतलब क्या होगा, यानी सोलर ऊर्जा से जो भट्टी चलाया जाता है, क्या मतलब होता है अधिक ऊष्मा उत्पन्न करना है, तो वहां पर अवतल दर्पण का उपयोग
क्यों किया जाता है? क्वेश्चन ये है हमारे पास कि जो सौर्य भट्ठी होता है, सोलर भट्ठी होता है, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? तो भट्ठी में काम क्या होता है? तो ऊष्मा उत्पन्न करना होता है। तो हम सोलर जो भट्ठी होता है, सौर्य जो भट्ठी होता है, उसमें हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्योंकि अवतल दर्पण समांतर किरणों को परावर्तन के बाद से एक बिंदु पर क्या करता है? फोकसित करता है, और एक बिंदु पर जब ज्यादा से ज्यादा किरण बनेगा तो वहां पे ऊष्मीय ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सोलर भट्ठी के रूप में। इसका आंसर देख लेते हैं। क्योंकि अवतल दर्पण सूर्य से आती हुई प्रकाश किरणों को परावर्तन के बाद एक बिंदु पर केंद्रित कर देते हैं। यानी जो अवतल दर्पण है वह सूर्य से आने वाली समांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, जिसके कारण उस बिंदु पर ऊष्मीय ऊर्जा का मान या ऊष्मा अधिक उत्पन्न होता है। इसलिए सौर्य भट्ठी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं अगर ये अवतल दर्पण है तो करता क्या है? अगर इधर से बहुत सारा समांतर किरण आ रहा है ऐसे, तो ये सब परावर्तन के बाद क्या होता है? एक बिंदु पर मिल जाता है। ऐसे ही एक बिंदु पर मिल गया। अब मान लीजिए इधर से जब किरण आ रहा है और सब किरण जब एक बिंदु पर मिलेगा तो इस बिंदु पर क्या होगा? ऊष्मीय ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा, और ऊष्मीय ऊर्जा जैसे ही बढ़ेगा यानी ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगा तो यहाँ पे ऊष्मा अधिक उत्पन्न होने लगेगा। अगर ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगा, अगर किसी वस्तु को हम रख देंगे तो गर्म हो जाएगा या जल भी सकता है। तो इसलिए सोलर भट्ठी जो होता है, सौर्य भट्ठी होता है, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कभी भी ऐसा आप मत करिएगा ये कि एक अवतल दर्पण लेकर के और सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को अपनी आंख पर क्या करिएगा? परिवर्तित करिएगा। तो ऐसा करने से आंख खराब हो सकता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अवतल दर्पण जो होता है वह सूर्य से आने वाली समांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, फोकसित कर देता है। अगर आप अवतल दर्पण लेकर के और इधर से सूर्य से आने वाली किरण को परावर्तित कराइएगा अपनी आंखों पे, तो आंख का रेटिना जल सकता है। तो ये काम आप कभी भी मत करिएगा ऐसा। हाँ, अगर आप अवतल दर्पण, एक कागज के टुकड़े को जलाना है और आपके पास अवतल दर्पण है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे आप कागज के टुकड़े को रख दीजिए, यहाँ पे आप कागज के टुकड़े को रख दीजिए, और इधर से जब प्रकाश आएगा तो परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिल जाएगा, और जैसे इस बिंदु पर मिलेगा तो यहाँ पे धीरे धीरे ऊष्मीय ऊर्जा का मान बढ़ते जाएगा और कागज गर्म होकर के क्या होगा? जल जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए ऐसा क्वेश्चन कि अगर अवतल दर्पण की सहायता से कागज के टुकड़े को जलाना है तो उसे कहाँ रखना पड़ेगा? तो आप बोल सकते हैं कि यदि किसी कागज के टुकड़े को अवतल दर्पण की सहायता से जलाना हो तो उस कागज के टुकड़े को अवतल दर्पण के फोकस पर रखना पड़ेगा, क्योंकि अवतल दर्पण समांतर आने वाली किरणों को फोकस पर केंद्रित करता है, और जैसे ही केंद्रित होगा तो वहां पे उसमें ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा और कागज का टुकड़ा जल जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा ये था कि सौर्य भट्ठी में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आप समझ गए, क्योंकि अवतल दर्पण समांतर किरणों को परावर्तन के बाद एक बिंदु पर केंद्रित करता है, जिससे उस बिंदु पर ऊष्मीय ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हम सौर्य भट्ठी के रूप में करते हैं, या सौर्य भट्ठी में उसका उपयोग करते हैं। तो ये आज का क्वेश्चन इतना ही रहने देते हैं। फिर हम लोग आएंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप ये क्वेश्चन कर लीजिए। बहुत सारा हम क्वेश्चन अभी लेके आने वाले हैं, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद से हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो आप इसको पूरा कवर कर लीजिए। बस आज इतना ही रख देते हैं, फिर मिलेंगे।